केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th केमिस्ट्री। अगर ये चैप्टर आपके किसी भी टेस्ट में आ रहा है, चाहे कोई यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, या फिर कोई एनुअल एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, और आपको इस चैप्टर की एक क्विक रिवीजन चाहिए, आपको चाहिए कि यार एक ही वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाए, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आ जाए और एनसीईआरटी की हर एक लाइन आ जाए जहां से एग्जाम में सवाल आ सकता है, तो भैया एकदम सही वीडियो के अंदर आप आए हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर, पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रिवाइज करने वाले हैं। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, कोई भी कलर चेंज मिस नहीं करेंगे और हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देखिएगा एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड साथ में शेयर करें इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डायरेक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आप लोगों को ना एक आखिरी स्लाइड दिखाना चाहता हूँ इस चैप्टर की, जो मैंने बना के ली है ना। इस लास्ट स्लाइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने वो सारे कंपाउंड्स यहाँ पर लिख दिए जो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भैया जो इस चैप्टर के अंदर इसलिए मात खा जाते हैं, इसलिए अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बहुत सारे कंपाउंड्स के एक सही फॉर्मूले के बारे में नहीं पता होता। हालांकि हम लोग क्लास 9th के अंदर ये सीख कर आते हैं किस तरीके से आप इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले की फॉर्मेशन करते हो, बट अभी उसके लिए टाइम नहीं है, एग्जाम हमारा काफ़ी नज़दीक है, तो आप लोगों को एटलीस्ट इतने सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज आप लोगों को आने चाहिए। अब इन्हीं फॉर्मूलेज का मैं इस लेक्चर के अंदर भी इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं कहीं पर बोलूंगा भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भैया CaOH होल ट्वाइस। मैं कहीं पर अगर बोलूंगा ब्लेड ऑक्साइड तो उसका फॉर्मूला क्या होगा PbO। मैं कहीं पर बोलूंगा ग्लूकोज तो फॉर्मूला क्या होगा C6H12O6। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले आने चाहिए एंड अगर आप चैप्टर 1 के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए एंड आई होप कि आप लोगों को ये आते भी होंगे। अब चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है वो है केमिकल रिएक्शन। डिफाइन केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज अंडरगो अ केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज आपस में कंबाइन करेंगे एंड कंबाइन करने के बाद कुछ नया बना देंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग एक केमिकल चेंज बोलते हैं या फिर इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या क्या इंडिकेटर्स होंगे आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के। सवाल आएंगे सर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी केमिकल रिएक्शन की, कैसे पहचानोगे आपकी कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसके लिए आप लोगों के पास 5 इंडिकेशन होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन में बी इंडिकेटेड बाय, सबसे पहला आपके पास है चेंज इन स्टेट, नंबर 2 चेंज इन कलर, नंबर 3 एवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर, नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। किसी रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज होगी, किसी के अंदर कलर चेंज होगा, किसी के अंदर एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, किसी के अंदर टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलेगा, कहीं पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। तो उन सब रिएक्शंस को आप यहाँ पर एज ए एग्जांपल दे सकते हैं। बट अगर आपके पास सवाल आए मान लो 2 नंबर के अंदर कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ पर आप इन सभी 5 इंडिकेशंस को मेंशन कर सकते हैं। अगर हर एक के साथ एक एग्जांपल भी लिखोगे तो और बेटर होगा। सर एग्जांपल कहाँ से लाएंगे, तो आगे हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं बेसिकली आज के इस सेशन के अंदर लेकर आने वाला हूँ। सबसे पहला जो आपके पास एक्टिविटी भी है दैट इज जहाँ पर आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं ना, इसको आप लोग बेसिकली हीट करते हैं। वहाँ पर आपने ट्राइंगल का सिंबल भी देखा होगा। तो आप मैग्नीशियम के रिबन को हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो वहाँ पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप हीट कर रहे होते हो तो ये भैया बर्न करता है एक डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, है ना। अगर एमसीक्यू आया तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि सर ये डैजलिंग फ्लेम किस कलर की होती है, तो व्हाइट कलर की होती है। डैजलिंग फ्लेम कहाँ पर देखने को मिलेगी, जब आप मैग्नीशियम को हीट करोगे। और क्या कंपाउंड यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर बनता है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनेगा जिसका कलर क्या होगा आपके पास, व्हाइट कलर आपको यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। तो ये एक्टिविटी काफ़ी डिटेल में है, इसके ऊपर आपके एग्जाम के अंदर सवाल आ सकते हैं। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि एक होती है केमिकल इक्वेशन और एक आपके पास होती है वर्ड इक्वेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है यार, अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से, है ना, सिंबल्स की हेल्प से इक्वेशन की तरह दिखाऊं तो उसे मैं बोलता हूं केमिकल इक्वेशन। सो क्या होता है केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूले एंड सिंबल्स। तो मैंने आपको सारे केमिकल फॉर्मूले जितने भी कंपाउंड यहाँ पर आएंगे वो आप लोग आगे देख सकते हो, वो सारे फॉर्मूलेज मैंने लिस्ट आपको दे दी है, साथ में सारे सिंबल्स। मान लो आपके पास मैग्नीशियम का मैटर है तो सिंबल क्या होगा उसका भैया, मैग्नीशियम सिंबल होगा। O2 का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। तो आप इन दोनों को कैसे लिखोगे, Mg+O2, है ना। बीच में आपके पास यहाँ पर एरो आता है, तो एरो के पहले जो चीज़ लिखी होती है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इन्हें हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद जो लिखा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स।
तो रिएक्टेंट्स को एरो के पहले लिखते हैं, प्रोडक्ट को एरो के बाद में लिखते हैं। अब मान लो इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से सिंबल का इस्तेमाल ना करके मान लो वर्ड में लिखूं, मैं उसको ऐसे लिखूं भैया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा भैया वर्ड इक्वेशन। तो क्या होता है वर्ड इक्वेशन? अ वर्ड इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स, जहां पर मैं सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेगी। सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपली प्रोडक्ट बोलेंगे। अच्छा एक और चीज, जितनी भी आपके पास ये केमिकल इक्वेशंस होती हैं, सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। सर क्यों करते हैं इसको बैलेंस्ड? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर ये चीज आपसे पूछ सकता है कि भैया किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं? तो हम करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर बैलेंसिंग कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बैलेंसिंग होती क्या है? बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हो, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड के अंदर भी आपको देखने को मिले। जैसे यहां पर Mg का एक ही एटम आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको Mg का एक ही एटम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो O के नीचे 2 लिखा है। दैट मींस यहां पर O के 2 एटम्स हैं, लेकिन इस साइड में O का सिर्फ एक एटम है। इसका मतलब ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे सर? बैलेंस करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपके पास रिएक्शन के अंदर जो भी सिंबल लिखे हुए हैं, आप इन सिंबल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, बल्कि आप इन सिंबल के आगे की तरफ कुछ नंबर्स को ऐड करके इस रिएक्शन के एटम्स को बैलेंस कर सकते हो, रिएक्टेंट साइड के अंदर और प्रोडक्ट साइड के अंदर। ध्यान रखिएगा केमिकल फॉर्मूले को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, सिर्फ इसके आगे आप लोग नंबर्स को लगा सकते हो। उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन वही लिखी मैंने यहाँ पर, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इधर की तरफ एक Mg है, इधर की तरफ 2 O है, यहाँ पर एक Mg और यहाँ पर क्या है भैया आपके पास एक O है। ध्यान रखिए अगर किसी रिएक्शन के अंदर मेटल होता है तो आप उस मेटल को सबसे एंड में बैलेंस, तो सबसे पहले बैलेंस कीजिए, है ना। कोई भी मेटल अगर आपके पास है तो पहले आप मेटल को बैलेंस करें, उसके बाद आप बैलेंस करें भैया नॉन मेटल को, और उसके बाद बैलेंस करें ऑक्सीजन को, और लास्ट में बैलेंस करें भैया हाइड्रोजन को। अगर आप इस तरीके से बैलेंसिंग करेंगे तो आपकी बैलेंसिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर भी पहले हम किसे बैलेंस करेंगे भैया? पहले हम करेंगे मैग्नीशियम को बैलेंस। सर वो तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, चलो बहुत बढ़िया भैया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं O की। तो यहाँ पर 2 O है, यहाँ पर सिर्फ एक O है, तो अगर मैं इसके आगे यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो भैया मेरा मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, आप यहाँ पर भी आगे 2 लगा सकते हैं, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी भैया? अच्छे से बैलेंस आउट हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Fe मेटल है, H है और O है, तो पहले बैलेंस करेंगे भैया Fe को। यहाँ पर कितने Fe दिखाई दे रहे हैं आपको? 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ लगा देंगे जी 3 Fe। ओके सर 3 Fe कर दिया है। इधर कितने O हैं सर? यहाँ पर तो एक ही O दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सर मेरे पास 4 O हैं, तो एक काम करते हैं इस H2O के आगे लगा देता हूँ भैया 4, ताकि मेरे पास 4 ऑक्सीजन इंसर्ट बन जाए। तो सर यहाँ पर भी 4 हो गए। सर बात करते हैं H की, तो यहाँ पर कितने H है भैया? 4 2 जा 8, तो यहाँ पर कितने? सिर्फ और सिर्फ 2, तो अगर मैं इसके आगे भी 4 लगा दूंगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, तो ये भी बैलेंस हो गई है, ये रिएक्शन भी हमने बैलेंस कर ली है। अगली बैलेंसिंग देखते हैं भैया, नेक्स्ट बैलेंसिंग देखो, है ना। यहाँ पर मेटल है H2O Al2O3 प्लस का H2, पहले मेटल को देखो, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम, यहाँ पर 2 है, तो भैया यहाँ पर पहले 2 लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक ही है, तो अगर मैं लगा दूंगा आगे 3 तो ये भी हो जाएगा बैलेंस। 3 2 जा H कितने हो गए भैया? 6, तो यहाँ भी मुझे लगाना पड़ेगा 3, तो ये रिएक्शन भी मेरी क्या हो जाएगी भैया? बैलेंस। अच्छा ध्यान दे, लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर आओ। कभी कभी आपको ऐसे एनायन देखने को मिलते हैं जो ऐसे ब्रैकेट में लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर भी SO4 लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी SO4 एक साथ है। तो ऐसे में आप कंप्लीट SO4 यूनिट को एक साथ बैलेंस करो, आपका काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा भैया? इजी हो जाएगा। चलिए लास्ट रिएक्शन को भी मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बेरियम है, यहाँ पर भी एक बेरियम है, बेरियम मतलब Ba। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एल्यूमिनियम है, तो मुझे यहाँ पर तो 2 लगाना पड़ेगा, ताकि एल्यूमिनियम क्या हो जाए भैया? 2 हो जाए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2, वहाँ पर अब कितने हो गए क्लोरीन भैया? 2 × 3 6, दैट मीन्स सर यहाँ पर चुपचाप 3 लगा दीजिए, ताकि 3 2 जा 6 हो जाए, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा। लेकिन सर जैसे ही आप यहाँ पर 3 लगाओगे तो बेरियम बदल जाएगा भैया। अगर बेरियम यहाँ पर 3 हुआ है तो आप यहाँ पर भी 3 लगाएं, तो बेरियम भी 3 हो गए, और SO4 भी आपके पास कितने हो जाएंगे? पूरे के पूरे 3, और यहाँ पर भी आपके पास SO4 3 ही है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी अच्छे तरीके से बैलेंस आउट हो चुकी है। तो बैलेंसिंग के लिए कुछ नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं।
एक इक्वेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, प्लीज आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें एंड नीचे कमेंट करके आंसर बताएं कि भैया ये रिएक्शन जब आप बैलेंस करोगे तो यहां पर कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे। और अगर नीचे की तरफ जा ही रहे हो कमेंट करने के लिए तो भैया बीच में आता है लाइक का ऑप्शन, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ में शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। उसके बाद आप अपनी केमिकल रिएक्शन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो बाय यूजिंग दी सिंपल एब्रीवेशंस। सर ये क्यों इस्तेमाल करते हैं भैया? अगर ब्रैकेट में छोटा एस लिखा हो तो इसका मतलब होता है सॉलिड, एल लिखा हो तो मतलब होता है लिक्विड, जी लिखा हो तो मतलब लिक्विड मतलब होता है गैस, और अगर ए क्यू लिखा हो तो इसका मतलब होता है एक्वस, मतलब उस कंपाउंड को पानी में डाल के एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है जिसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो ए क्यू मीन्स कि आपने उसको पानी के अंदर ऐड किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस भी करी थी, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस का H2, आपने इसको बैलेंस करना सीख लिया। लेकिन इसी रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जिस भी टेम्परेचर पे आप इस रिएक्शन को करवा रहे हैं उस टेम्परेचर पे इन सभी स्पीशीज की स्टेट क्या होगी। जैसे कि यहां पर आयरन क्या होता है भैया? सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। आयरन जनरली लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करता, वो रिएक्शन शो करता है स्टीम के साथ में, जहां पर ये H2O क्या होगा आपके पास? भाप होती है। सर Fe जो है वो H2O लिक्विड स्टेशन को नहीं शो करता, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये क्या होता है? गैस की फॉर्म में होता है। ये बनेगा Fe3O4, दिस विल बी इन द सॉलिड फॉर्म, और H2 जो बनेगी वो बनेगी गैस की फॉर्म में, तो आप यहाँ पर गैस लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट का इस्तेमाल हुआ है तो आप एरो के ऊपर ट्राइंगल लगाएंगे। मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर ही जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे मैंने वहाँ पर ट्राइंगल लगाया था। सो दैट ट्राइंगल मीन्स कि आपने वहाँ पर क्या करा है भैया? हीटिंग करी है। अगर कहीं पर सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है तो आप एरो के ऊपर ऐसे लगाएंगे भैया सनलाइट। कहीं पर अगर बिजली का इस्तेमाल हुआ है तो आप उसके ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही कुछ कुछ रिएक्शंस के अंदर कोई सर्टेन प्रेशर कंडीशन लिखी होती है, कोई सर्टेन टेम्परेचर कंडीशन लिखी होती है, कोई सर्टेन कैटलिस्ट वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो उन केसेस के अंदर प्रेशर को और कैटलिस्ट को भी आप लोगों को ऐड करना होता है। हालांकि इस चैप्टर के अंदर आपको प्रेशर कंडीशंस कहीं मेंशन नहीं करनी है और कैटलिस्ट भी आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यस, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट एंड हीट, ये तीनों चीज़ें आपको रिएक्शन आगे इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। तो जब वो आएगा तभी मैं उनके बारे में आगे जाकर जिक्र करूंगा। अभी चलते हैं आगे, और हमने जो पढ़ी भैया केमिकल रिएक्शंस, आखिर ये बात कर दें केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। तो कुल मिलाकर बेसिकली आपके पास 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। हालांकि आप और भी नए नए टाइप्स बना सकते हो, बट मोटे मोटे तौर पर एनसीईआरटी के अंदर 4 टाइप दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन यू हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड देन यू विल हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन के टाइप की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन सभी के एग्जांपल्स याद नहीं होते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना तो देखो, जनरल फॉर्म के अंदर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो आप लोगों को आना चाहिए। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इन जनरल आप उसको ऐसे लिख सकते हो भैया A प्लस का B, है ना, 2 लोग हो गए, मिलकर क्या बन गया भैया? AB। यहां पर क्या सिर्फ 1 लोग है। उसके बाद व्हाट इज डिकम्पोजिशन? बिल्कुल इसका उल्टा, यहां पर जो एक कंपाउंड है वो 2 में ब्रेक हो जाएगा, है ना। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कि आपका ए बी क्या हो गया भैया? A प्लस बी में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये तो बिल्कुल इसका रिवर्स हो गया जी। यस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी का रिवर्स होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद अगला है भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है सर? इसके अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब ये कि एक तरफ आपके पास सिंगल मेटल होगा और ये मेटल कैसा होगा आपके पास? हाई रिएक्टिव वाला होगा। यहां पर आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर बी मेटल सी के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि बी लेस रिएक्टिव है और ए हाई रिएक्टिव है तो ए बी को यहां से रिप्लेस कर देगा और ए खुद जाके चिपक जाएगा सी के साथ, और क्या बन जाएगा भैया? ए सी, और बी यहां से क्या हो जाएगा भैया? अलग हो जाएगा। और ये दिखाएगा कि जो ए है वो आपके पास क्या होता है? हाई रिएक्टिव होता है। ध्यान रखिए, अगर ए आपका लेस रिएक्टिव होता तो वो फिर बी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इस चीज को समझेंगे आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे डिटेल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ साथ आपके पास होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। आपके पास 2 कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन होंगे। एक कंपाउंड होगा मान लो ए बी, एक कंपाउंड होगा मान लो सी डी। तो ए जुड़ा हुआ है बी के साथ, सी जुड़ा हुआ है डी के साथ। तो जैसे ही आप इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो ये दोनों अपने पार्टनर को चेंज कर लेंगे। यानी ए जो पहले बी के साथ में था वो बी के साथ में नहीं, वो जुड़ जाएगा भैया डी के साथ में, क्या बन जाएगा? ए डी। और जो बी जो पहले ए के साथ में जुड़ा हुआ था, जो डी पहले सी के साथ में जुड़ा हुआ था, ये बी अब जुड़ जाएगा भैया सी के साथ में, है ना। तो सी पकड़ लेगा बी को और जो ए है वो पकड़ लेगा भैया इसको डी वाले को। तो क्या बन जाएगा?
AD प्लस का CB। सो दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हालांकि इन सभी रिएक्शंस को अभी हम और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, साथ में और भी कई टाइप की रिएक्शंस आपके पास होती हैं, जैसे कि आपके पास रिडोक्स रिएक्शंस होती हैं, तो उन रिडोक्स रिएक्शंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज ही के इस लेक्चर के अंदर आगे जाकर। अभी पहले बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सर क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको एक बार डिफाइन कर दो, आ सकता है एग्जाम में। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। तो हर एक रिएक्शन के टाइप के आपको 2 एग्जांपल याद हो। एग्जांपल वो याद हो जो एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा डिटेल में आपको दे रखे हैं, बिकॉज जो चीज़ ज़्यादा डिटेल में है ना वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका एग्जांपल नंबर 3 क्विक लाइम वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। लेकिन पहले याद करते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन सर? अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। इन जनरल आप ऐसे लिखते हो A प्लस का B क्या बनाएगा भैया? A भी बनाएगा। ध्यान रखिएगा इसका की आइडेंटिफिकेशन क्या है। कोई भी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है या नहीं कैसे पहचानोगे आप? अगर भैया रिएक्टेंट आपके पास ज़्यादा है और प्रोडक्ट आपके पास सिर्फ एक है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मोर देन 1 रिएक्टेंट प्लस ओनली 1 प्रोडक्ट, अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन कैसी होगी आपके पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। सर एग्जांपल दिखाइए कुछ। तो एग्जांपल नंबर 1 बड़ा सिंपल है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले पढ़ चुके हैं इसको हम लोग, है ना। मैग्नीशियम को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है आपके पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलर कैसा होता है भैया इसका? वाइट। और ये जलता है मैग्नीशियम वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से मिक्स कर दूं, एक सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन को दे दूं, तो वहां पर आपके पास पानी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पर देखिए भैया 2 रिएक्टेंट है, वहां पर क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन आपके पास कैसी होती है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके सामने होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्विक लाइम प्लस वाटर। सर क्या होता है क्विक लाइम? क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है उसका फॉर्मूला? CaO। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी को मिक्स करता हूं तो आपके पास बनता है भैया स्लेट लाइम। नाम याद रखने आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट है CaO। क्या बोलते हैं भैया इसको? क्विक लाइम। और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज स्लेट लाइम। फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं। ध्यान रखें ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास एक बीकर होगा और उस बीकर के अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को डाल रखा होगा, और अगर मैं इस बीकर के अंदर मान लेते हैं कि पानी को ऐड कर दूं, है ना, इसके अंदर पानी को ऐड कर दूं, तो इनके बीच में एक रिएक्शन होगी। और अगर मैं इस बीकर को हाथ लगाऊंगा ना भैया, तो ये बीकर गर्म हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हीट बाहर निकाल रही है। तो वो हीट कहाँ पर जाएगी? वो हीट जाएगी बीकर के अंदर, तो बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो कई बार पेपर के अंदर आपको डायग्राम के थ्रू बताया जाता है कि भैया मैंने एक बीकर में कोई कंपाउंड लिया, उसमें मैंने डाल दिया भैया पानी, मैंने उसको हाथ लगाया ना तो मेरे पास वो गर्म हो गया। तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? इसको आइडेंटिफाई करो। तो जनरली ऐसे केसेस में रिएक्शन कौन सी होती है आपके पास? ये रिएक्शन होती है क्विक लाइम प्लस वाटर वाली, जिसके लिए आपको पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, है ना। तो क्या बनाए वो आपको लिखना पड़ेगा, हीट आपको यहां दिखानी पड़ेगी। सर ये भी एक कॉम्बिनेशन का टाइप है? यस सर, है ना। इसके अंदर देखो भैया 2 रिएक्टेंट है और यहां पर क्या सिर्फ वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर ले, नोट करें। द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शन हीट को बाहर निकालती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। और जिसके लिए आपको हीट देनी पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर मुझे हीट करना पड़ रहा है तो इसे मैं क्या बोलूंगा? एंडोथर्मिक। इस वाले में हीट बाहर निकल रही है, इसे मैं क्या बोलूंगा? एक्सोथर्मिक। तो इस तरीके से आप लोग रिएक्शन को अलग अलग टाइप से और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टाइप है भैया डीकंपोजिशन, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते हैं भैया, चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, डीकंपोजिशन रिएक्शन के ऊपर से तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सर डेफिनेशन क्या होती है इसकी? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर कोई ये कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड अपने सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक होगा। जैसे कि आपका ए बी है, ये ब्रेक हो रहा है ए प्लस बी के अंदर। सर कैसे पहचानेंगे? इस बार रिएक्टेंट एक होगा लेकिन आपके पास प्रोडक्ट क्या होंगे? 2 या फिर 2 से ज्यादा। तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना। और एग्जांपल किसके ऊपर बेस होते हैं? इस चीज के ऊपर बेस होते हैं कि आप किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आपने हीटिंग के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करी तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, है ना। अगर आपने वो एनर्जी प्रोवाइड करी भैया थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम क्या बोलेंगे भैया? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। अगर आपने वो एनर्जी प्रोवाइड की थ्रू सनलाइट तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। तीनों ही टाइप आपके
चैप्टर के अंदर है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, आपके सिलेबस के अंदर है। हर एक टाइप से आपको एक एक एग्जाम्पल तो पता होना ही चाहिए। जैसे कि पहले हम बात कर लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन की। सो इट इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, चोक का फॉर्मूला भी यही होता है। कहीं पर लिखा मिल जाए चोक तो फॉर्मूला यही होता है, कहीं लिखा मिल जाए मार्बल तो फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, राइट। तो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो ये ब्रेक हो जाता है भैया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पे। एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपके पास, ये डीकम्पोजिशन। इसे हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। यही क्या है आपका, क्विक लाइम। तो प्लीज याद रखें, CaO इज क्विक लाइम, CaCO3 चोक मार्बल, या फिर CaCO3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। याद रखना इस बात को, इसे ही हम लोग लाइमस्टोन भी आगे जाकर बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर भैया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन कराएंगे, यानी कि पानी के अंदर डालेंगे एनोड कैथोड, रिएक्शन करवाएंगे। तो वहां पर क्या बनेगा, H2 प्लस का O2, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, बैलेंस भी कर रखा है। तो जब बैलेंस करेंगे पता चलेगा कि हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, तो इसका कितना है भैया, 1 मोल। यही चीज ट्रू होगी वॉल्यूम के वाले केस के अंदर भी। अगर इसका 1 लीटर तो इसका कितना होगा भैया, 2 लीटर। यानी कि H2 और O2 का रेशो कितना होता है इन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, दैट रेशो इज 2:1। इस चीज को भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर आप सनलाइट को दे रहे हैं, तो जनरली सिल्वर के कंपाउंड जैसे कि AgCl हो गया या फिर AgBr हो गया, अगर मैं उसको धूप में रख दूंगा ना, तो भैया इस क्लोराइड के अंदर सिल्वर बाहर निकल जाता है और क्लोरीन गैस ऊपर उड़ जाती है। इन केस ऑफ AgBr क्या होगा भैया, सिल्वर मेटल बाहर निकल जाएगा और Br2 बाहर की तरफ निकल जाएगी, और ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए इन सभी एग्जाम्पल को मैंने आपको अलग से दिखा दिया है, सारे एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ कलर चेंजेस है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला आपके पास है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, है ना, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, FeSO4। इसको जब मैं हीट करता हूं तो मेरे पास बनता है फेरिक ऑक्साइड। इसे मैं क्या बोलूंगा भैया, फेरिक ऑक्साइड। इनिशियली आपका जो फेरस सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो क्या है इसकी ऑब्जर्वेशन, ग्रीन फेरस सल्फेट चेंजेस कलर ऑन हीटिंग। इसका कलर क्या हो जाएगा भैया, चेंज हो जाएगा। गैसेज विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आर इवोल्व्ड, यानी कि SO2 और SO3 इनकी जो जलने की स्मेल होती है वो बेसिकली कैसी होती है आपके पास, बर्निंग सल्फर के जैसी होती है। तो जब मैं फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता होगा, मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ से गैस बाहर निकलेगी और इस गैस के अंदर से भैया बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। सवाल कैसे आएंगे सर, अरे भाई अगर मैं फेरस सल्फेट को हीट करूंगा तो कौन कौन सी गैस बाहर निकलती है, SO2 एंड SO3। इसका कलर स्टार्टिंग में कैसा होता है भैया, ग्रीन कलर का होता है, बाद में कलर क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व भी करते हो, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है, आपको याद भी होनी चाहिए। अगला एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, दैट इज हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। अच्छा, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस किया हुआ है, लेकिन आप इन सबको बैलेंस करना जरूर सीखें अगर ये सब अनबैलेंस है तो। उसके बाद हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, ये रहा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। जब मैं इसको हीट करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि NO2 और O2 गैस बाहर निकलेगी। सवाल आता है कई बार भैया MCQ के अंदर, है ना, कौन कौन सी गैस बाहर निकलती है जब मैं लेड नाइट्रेट को हीट करता हूं, कौन सी गैस बाहर निकलेगी जब मैं फेरस सल्फेट को हीट करता हूं। तो याद रखना है भैया SO2 और SO3। यहां पर कौन सी गैस, NO2 एंड O2। अच्छा, NO2 का जो कलर होता है वो होता है बेसिकली ब्राउन कलर, यानी कि जब मैं लेड नाइट्रेट को हीट करूंगा तो आपको यहां से ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देगी, और वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी होगी, बेसिकली NO2 की होगी। ये पूछ लेगा आप लोगों से कि भैया ब्राउन फ्यूम्स किसकी है, तो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 आर इवोल्व्ड। इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब मैं पानी के अंदर जब मैं भैया एनोड कैथोड लगाता हूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, तो आपको एनोड पे भी कैथोड पे भी दोनों ही जगह बबल्स की फॉर्मेशन दिखाई देती है। मतलब हाइड्रोजन गैस ही बनती है और O2 गैस ही बनती है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन गैस का जो रेशो होता है विद O2 गैस, ये होता है 2:1, यानी कि अगर O2 1 लीटर बनेगी तो ये कितनी बनेगी भैया, 2 लीटर, यानी कि इनका रेशो क्या होता है, 2:1। ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है भैया, 2:1, है ना। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड इन ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इस चीज़ को आप दिमाग में ज़रूर याद रखें। इसी के साथ साथ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, तो सर यहाँ पर क्या होगा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रोमाइड भी होगा तो ब्रोमाइड वाले केस के अंदर भी सिल्वर बन जाता है और Br2 आपके पास बाहर निकल जाता है। सो ये सारे एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन के बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों से कभी भी पूछ सकता है,
ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखें। एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा आप लोग कि सिल्वर क्लोराइड की जो रिएक्शन आपने यहाँ पर पढ़ी है, ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होती है ना। क्या लिख दूंगा यहाँ पर, देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कई बार ऐसे पूछता है भैया कोई एक रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? तो कौन सी रिएक्शन होगी भैया? वो हमारे पास होगी फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका इस्तेमाल होगा। इस पॉइंट को भी आप अपने नोट्स के अंदर ऐड करिएगा। बाकी जो ये नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में एक असाइनमेंट डाल दूंगा मैं, उस असाइनमेंट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी टिक करिए कि भैया वो क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो मेरा नंबर आप सबके पास है, वहां पर आप फोन करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है, इस क्वेश्चन को मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कैसे करें। आप अपने डाउट को वहां पर जरूर भेज सकते हो। आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये बड़ा सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मेटल होगा जो कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, है ना। और रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। जैसे कि B और C एक कंपाउंड है, इसके अंदर B एक कैटायन होगा, C एक एनायन होगा। ए आपके पास एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इस बी वाले एलिमेंट को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा भैया, AC बनेगा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब ए आपके पास क्या होगा भैया, हाई रिएक्टिव होगा। सर कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्टिव और कौन सा रिएक्टिव नहीं है? इसके लिए आपको याद करनी होती है भैया रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है दैट मीन्स आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी की पूरी अच्छे तरीके से याद है। और रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, दैट इज केदारनाथ का माली आलू जरा, है ना, आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद चाप, क्या लिखेंगे आप यहां पर भैया, चाप लिखेंगे। अरे अगर आलू फीके पकाएगा तो आप क्या खाएंगे भैया, आप चाप खाएंगे। सर चाप के बाद क्या करना है भैया, चाप के बाद क्या करना है सर, ध्यान रखें प्लेटिनियम सबसे एंड में आता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और ए से, एक से बनेगा सिल्वर, एक से बनेगा गोल्ड। ऑब्वियस ही बात है, गोल्ड ज्यादा महंगा है तो लेस रिएक्टिव होगा। फिर यहां पर क्या बनेगा भैया, सिल्वर। जैसे यहां पर लिखा हुआ है Gu, ऐसे यहां पर भी लिख देंगे भैया G और U, तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, कंप्लीट। दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो मेरी रिएक्टिविटी क्या होगी, बेसिकली डिक्रीज होगी। इसके अंदर हाइड्रोजन एक ऐसा मैंने यहां पर लिखा है जो कि होता है नॉन मेटल, लेकिन ये हमारा रेफरेंस एलिमेंट है, बाकी सारे इसके अंदर आपके पास मेटल है। दैट मीन्स पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, है ना। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है आपके पास भैया, हाई रिएक्टिव है, और यहाँ पर एंड में आपके पास क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो आप देख सकते हो कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है ना। मतलब कॉपर इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इन पहले वालों से क्या होगा भैया, लेस रिएक्टिव होगा, है ना। जैसे सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज पोटेशियम क्या है, उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। सो दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से बोल देता हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इसीलिए चाप खाओ। लास्ट में आएगा प्लेटिनियम। गोल्ड सिल्वर में कंफ्यूज नहीं होने का है भैया, गोल्ड महंगा है तो गोल्ड नीचे आएगा, फिर सिल्वर लिखोगे ऊपर Gu, और फिर यहां भी क्या लिख दोगे, बेसिकली Gu। इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स यहां पर बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल जरूर देखिए। जैसे कि पहला एग्जांपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, कॉपर सल्फेट का और आयरन का, है ना। कॉपर सल्फेट का आपके पास, जब आप स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट लेंगे, देखो इसका तो मैंने शो डाला हुआ है चैनल के ऊपर, जहां पर मैंने आयरन नेल को डाला था कॉपर सल्फेट के अंदर, और उसका कलर आपके पास चेंज हो गया था ना। कॉपर सल्फेट में कैसा होता है भैया, ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आपके पास रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस, रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन, Fe displaces copper because Fe is more reactive than copper। एंड फाइनल जो आपके पास कलर हो जाता है दैट इज बेसिकली ग्रीन, और वो ग्रीन कलर होता है आपके पास फेरस सल्फेट का। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें, है ना। ये एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया हुआ है शॉर्ट्स के अंदर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। सारे ही रिएक्शंस मैं वहाँ पर कराता रहता हूँ, तो आपको सभी रिएक्शंस वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख सकते हो भैया, अगर मैं जिंक को डालूंगा कॉपर सल्फेट में, तो आपको पता है कि जो जिंक होता है वो कॉपर से क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव। कैसे सर, अरे भैया रिएक्टिविटी सीरीज में ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक, तो ये क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव, है ना। अगर मैं कॉपर क्लोराइड के अंदर डाल दूंगा भैया लेड, तो ध्यान से देखिए भैया, ये रहा कॉपर और ये रहा लेड, लेड इज मोर रिएक्टिव। तो लेड भी क्या कर देगा, लेड भी कर देगा इसको डिस्प्लेस, है ना, और आपके पास रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि
आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन किस टाइप की है ये टाइप रिएक्शन कैसा है भैया, देखो इसके अंदर Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे लिखा जाएगा विच मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, जिंक या फिर सिल्वर। अरे भाई रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, कॉपर से नीचे है सिल्वर तो सिल्वर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉपर से ऊपर कौन है भैया, जिंक, तो जिंक कर देगा। इसीलिए आंसर क्या बनेगा इसका, जिंक बन जाएगा, है ना। इस तरीके के सवाल यहां से आते हैं। कंप्लीट कर दो भैया रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आप कहोगे यस सर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा जिंक सल्फेट, फॉर्मूला क्या होता है ZnSO4, और साथ में कॉपर जो है वो अलग से निकल जाएगा। रिएक्शन देखो यहाँ पर ऊपर भी लिखी हुई है। बाकी सब कुछ बैलेंस करना आपको आना चाहिए, किस तरीके से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, सारी बैलेंसिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। लास्ट टाइप भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, है ना। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्विक लाइम प्लस वाटर वाला एग्जांपल, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ये तो आपको आनी ही चाहिए सभी एग्जांपल्स के साथ में, है ना। क्या है इसकी डेफिनेशन, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर ए बी है तो इसके अंदर भैया आयंस होंगे ए प्लस और बी नेगेटिव, यहाँ पर भी आयंस होंगे सर सी प्लस और डी नेगेटिव, तो यहाँ पर सी प्लस डी नेगेटिव के साथ में है, लेकिन ये अपने आयंस को इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसका प्लस और इसका माइनस, तो ए प्लस डी नेगेटिव क्या बनेगा भैया ए डी, इसका प्लस इसका माइनस, तो सी प्लस और बी नेगेटिव क्या बनेगा भैया सी बी। यानी कि दो कंपाउंड है, उन कंपाउंड्स ने अपने आयंस को इंटरचेंज किया और दो नए कंपाउंड बनाए, यही हमारी डेफिनेशन भी हमको कह रही है। सर कुछ एग्जांपल दो, भैया एग्जांपल बड़े सिंपल है, यहां भी कंपाउंड देखने को मिलेगा, यहां भी कंपाउंड देखने को मिलेगा, यहां भी कंपाउंड देखने को मिलेगा और यहां भी कंपाउंड देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है आपके पास, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहचानना सीखे, अगर कहीं पर कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो वो रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है, पहचानना सीखे। तो ये रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर NaSO4 के साथ है, BaCl के साथ है, लेकिन यहाँ पर BaSO4 के साथ आ गया और NaCl के साथ, मतलब आयंस में क्या किया है, एक्सचेंज किया है। उसके बाद इनके फॉर्मूले लिखे आप लोगों ने और फिर आपने इसको बैलेंस कर दिया। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस रिएक्शन के अंदर जब मैं इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाता हूं तो एक सॉलिड कलर का, बल्कि व्हाइट सॉलिड आपके पास एक पीपीटी बनता है, उसे हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट, है ना, और वो हो जाएगा भैया सेटल डाउन। ये रिएक्शन भी मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में कहा रखी है, आप लोग वो सारी रिएक्शन को जरूर देखें ताकि आपको रिएक्शन दिमाग में फिट हो जाए, है ना। अ व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन आपके पास होती है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की। KI क्या होता है भैया, पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज लेड नाइट्रेट। जब मैं इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाता हूं तो मेरे पास एक बनता है येलो कलर का पीपीटी, येलो पीपीटी, और वो कैसा होता है भैया PbI2, और साथ में क्या बनेगा आपके पास, पोटेशियम नाइट्रेट। सर क्या मुझे इनके कलर को याद करना है, बिल्कुल करना है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि भैया मैंने दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाया और एक व्हाइट पीपीटी बन गया। अब देखो एनसीईआरटी के हिसाब से व्हाइट पीपीटी एक ही है आपके पास, दैट इज बेरियम सल्फेट, तो वो डायरेक्टली पूछता है भैया वो व्हाइट पीपीटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बेरियम सल्फेट। येलो पीपीटी क्या है, लेड आयोडाइड। याद रखें इन चीजों को, है ना। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, वहां पे दो नए कंपाउंड, तो रिएक्शन कैसी होगी आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। उसके बाद ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मे ऑल्सो बी अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमेशा होगा जरूरी नहीं है, मे ऑल्सो बी। अगर किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना है, कोई ऐसा सॉलिड बन गया जो नीचे बैठ गया है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, अगर वो बना है तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बट अगर ये प्रेसिपिटेट नहीं बना होता तो मैं इसको सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट ही बोलता, प्रेसिपिटेट नहीं बोलता। तो ध्यान रखिएगा, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप जो आपकी एनसीईआरटी में है, दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता, कभी भी रिडक्शन अकेला नहीं होता, है ना। कहीं पर भी अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर रिडक्शन भी हो रहा होगा। सर क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, तो भैया व्हाट इज ऑक्सीडेशन, अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। या तो O को गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन को लॉस करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिएगा,
क्या मतलब है इसका? या तो ये गेन करेगा ऑक्सीजन के एटम को या फिर लॉस करेगा हाइड्रोजन के एटम को, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये एग्जांपल लिखा मिल जाए, Cu प्लस O2 गिव्स CuO। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि अगर मैं कॉपर को बाहर रख देता हूं तो O2 की प्रेजेंस में वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है ना। दिस इज कॉपर ऑक्साइड, फॉर्मूला इज CuO। अब यहां पर देखो भैया, कॉपर के पास इधर की तरफ तो O नहीं था, लेकिन जब वो यहां पर गया तो उसने क्या किया? O को गेन किया। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर गेन ऑक्सीजन, देयरफॉर कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो गया भैया? वो ऑक्सीडाइज हो गया है। इसका ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसका ऑब्जर्वेशन? रेडिश ब्राउन कॉपर फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यानी कि इसका कलर याद रखना है आपको, दैट इज बेसिकली व्हाट? ब्लैक। अगर आप कॉपर की वायर को भी खुले में छोड़ दोगे ना हवा के अंदर, तो वो कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा वो ब्लैक सी हो जाती है, बिकॉज उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग प्लीज याद रखें। व्हाट इज रिडक्शन? अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन। इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। नाउ दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भैया। एनसीईआरटी में है ये एग्जांपल भी, एनसीईआरटी में है ये एग्जांपल भी, दोनों आपको याद होने चाहिए, पेपर के अंदर बिल्कुल आ सकते हैं। जब मैं कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करता हूं, ध्यान रखें इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके भी आपके पास सवाल बनते हैं कई सारे। जैसे कि आपने कोई मेटल लिया, मेटल की आपने कराई रिएक्शन भैया विद O2, तो उस मेटल का ऑक्साइड बन गया। फिर आप उस ऑक्साइड को, उसी ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करा रहे हैं, तो आपके पास वापस से वही मेटल आ गया। वापस से क्या आ गया भैया? वही मेटल आ गया। तो उस मेटल को पहचानिए, कौन सा होगा मेटल भैया? वो कॉपर होगा, है ना। कई बार इन दोनों रिएक्शन की कनेक्टिविटी करके आपके पास सवाल पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड बना है, अगर मुझे वापस वहां से कॉपर चाहिए तो मुझे उसको हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में पास करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो यहां से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर बचेगा और H2O बन जाएगा, है ना। आप देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में, ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, है ना। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है आपके पास, ये एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। और ध्यान रखिएगा जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है। ये चीज आप सीखेंगे क्लास 11th में, अभी यहां पर नहीं सीखेंगे। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ रिडॉक्स रिएक्शन भी, बिकॉज इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि CuO लूजेस ऑक्सीजन एंड इट इज रिड्यूस्ड, एंड H2 ने क्या किया? O को गेन किया, H2 गेन्स ऑक्सीजन एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड। एक एग्जांपल यहां पर और देखो, अगर मैं जिंक ऑक्साइड में कार्बन को डाल दूं तो कार्बन क्या करेगा भैया? यहां पर जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में जिंक को अलग से छोड़ देगा। यानी कि ZnO का क्या हो गया भैया? देखो रिडक्शन। तो ZnO इज रिड्यूस, लॉस ऑफ O हुआ है। कार्बन के अंदर क्या हुआ है? कार्बन ने क्या किया है? गेन ऑफ O, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। इस तरीके से आप लोगों से बिल्कुल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर से बहुत ही सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दो रिएक्शन आपस में कनेक्ट करके कई बार आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये था आपका रिएक्शन वाला पार्ट इस चैप्टर का। साथ में लास्ट में आपको हल्का सा कोरोजन और रेंसिडिटी को पढ़ना पड़ता है कि सर आखिर कोरोजन क्या होता है और व्हाट इज रेंसिडिटी। सर क्या होता है जी कोरोजन भैया? सो कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर स्लोली अटैक्ड बाय एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स एंड गेट डैमेज्ड। जैसे कि आप देखते भी हो, अगर मैं आयरन को यानी कि लोहे को बाहर रख दूं जहां पर खुली हवा है, मॉइस्चर भी है, तो उस लोहे पे जंग लग जाता है ना। उस लोहे पे जंग लगता है, उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे इसका एग्जांपल भी क्या है भैया? एग्जांपल नंबर 1 क्या है? आयरन फॉर्म रेडिश ब्राउन रस्ट, है ना। जंग कलर कैसा होता है भैया? रेडिश ब्राउन ही होता है। उस रेडिश ब्राउन रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला वैसे तो आप याद ही रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Fe3O4.XH2O आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। Fe3O4.XH2O। कोई पूछेगा सर इसकी रिएक्शन बताओ, सर रिएक्शन क्या होगी भाई? तो आयरन होता है आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ O2 आपके पास क्या बनता है यहाँ पर? Fe3O4.XH2O, है ना। बाद में बैलेंस आप कर सकते हैं, बैलेंसिंग कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, है ना। बैलेंसिंग तो आप कर ही लेंगे। सो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रस्ट, जंग बोलते हैं इसको, जंग। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जो आपका मेटल है वो मेटल कौन सा है भैया? आपके पास आयरन है। लेकिन क्या सिर्फ आयरन के ऊपर ही पानी और O2 अटैक कर सकते हैं? क्या इन दोनों, इस मेटल के अलावा किसी और पे अटैक नहीं कर सकते क्या? भैया बिल्कुल कर सकते हैं। और सिर्फ पानी और O2 क्यों, कोई और गैसेस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। जैसे कि आपको याद रखना है, सिल्वर डेवलप्स अ ब्लैक कोटिंग।
है ना। सिल्वर, भैया सिल्वर बड़ा कमाल का होता है ना, सिल्वर बड़ा कमाल का होता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है, लेकिन एटमॉस्फेयर में गैस है हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस है भैया। इस गैस की प्रेजेंस में सिल्वर के ऊपर एक सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है ना, इसीलिए आपके पास थोड़ा सा वो सिल्वर कैसा हो जाएगा, बेसिकली ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे लोहे पे जंग लगता है वैसे ही सिल्वर के ऊपर भी कोरोजन होता है, और वो कोरोजन किस वजह से होता है, सो इट इज बिकॉज ऑफ द Ag2S। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया सिल्वर का ये वाला एग्जांपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ साथ कॉपर का एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर डेवलप्स अ ग्रीन कोटिंग, है ना। ये ब्लैक कोटिंग किस वजह से बनती है भैया, बिकॉज ऑफ Ag2S। और ये ग्रीन कोटिंग क्यों बनती है, ग्रीन कोटिंग बनती है बिकॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक नेचर। तो एक कंप्लीट फॉर्मूला होता है CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट एंड CuOH होल ट्वाइस यानी कि बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना। सो इट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से पेपर में कई बार बोलता है। नंबर थर्ड जो कॉपर के लिए है, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला होता है इसका सिंपल CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। अगर आप इसको याद ना रख पाओ तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये होता है भैया ग्रीन कलर का। तो अगर कहीं पर कोई स्टैचू कॉपर का बना हुआ है तो वो स्टैचू कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा भैया ग्रीन कलर का, बिकॉज कॉपर के उस मेटल को आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो गैसेस उसके ऊपर अटैक करती है और बन जाती है उसके ऊपर एक कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कैसा होता है भैया ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए कॉपर के बने हुए स्टैचूज भी टाइमली क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये पार्ट होता है हमारा किसका भैया, कोरोजन का। इसी के साथ साथ रेंसिडिटी। सर व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल ड्यू टू विच फूड डेवलप्स एंड अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। हमारे आसपास जितने भी पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं, अगर मैं उस पैकेट फूड आइटम को खोल के बाहर रख दूं तो वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाते हैं, बिकॉज उस, जैसे मान लो आपके पास कोई चिप्स का पैकेट है तो चिप्स के अंदर कोई ना कोई ऑयल्स होते हैं भैया, है ना। तो वो जो ऑयल्स हैं उन ऑयल्स का और हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस का कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से उस ऑयल एंड फैट का होता है भैया ऑक्सीडेशन, एंड उसके ऑक्सीडेशन से कुछ नया बन जाएगा प्रोडक्ट, जो कि बिल्कुल कैसा होता है भैया, स्मेल कैसी होती है, बहुत गंदी होती है, खाना कैसा हो जाएगा हमारा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स ड्यू टू विच फूड डेवलप्स एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड ऑन टेस्ट। इसी को बोलते हैं और फूड बिकम रेंसिड, फूड बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब क्या होता है भैया, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिड, रेंसिड का मतलब होता है खराब हो जाना। क्या मतलब भैया, खराब हो जाना, ठीक है। सर कैसे प्रिवेंट करें इसको, भैया खाने को किस में रखें, फ्रिज में रखें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें, या फिर उसके अंदर डाल दें एंटीऑक्सीडेंट। क्या करेंगे सर, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स फैट्स एंड ऑयल्स को ऑक्सीडेशन होने से बचाएंगे, इसीलिए इनका नाम भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। कीप फूड अवे फ्रॉम लाइट एंड हीट, उससे दूर रखें, है ना। या फिर जैसे चिप्स के पैकेट के अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आप देखते भी हो कई जगह कि आपके पास जब चिप्स का पैकेट पैक हो जाए तो अंदर ऑलरेडी ये गैस तो होती है, तो अंदर अंदर रखे रखे वो चिप्स खराब क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज वो जो गैस भरी हुई है दैट इज नाइट्रोजन गैस, और वो रेंसिडिटी नहीं कर रही है ना। रेंसिडिटी कौन करेगा, ऑक्सीजन गैस। तो N2 गैस के अंदर उसको बेसिकली फ्लश करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवर एवरीडे लाइफ। हम अपने आसपास कोरोजन को और रेंसिडिटी को देखते हैं, ये इसके प्रिवेंशन है। ऐसे कोरोजन को भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सर कैसे प्रिवेंट करेंगे भैया कोरोजन को, मैं यहाँ ले देता हूँ अलग से। कोरोजन को प्रिवेंट करने का क्या क्या तरीका है भैया, कोरोजन को प्रिवेंट करने के कई तरीके हैं। नंबर 1 पेंटिंग कर दो सर, है ना, पेंटिंग कर देते हैं। इसके अलावा नंबर 2 एक होता है भैया एनोडाइजिंग, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। एक और होता है आपके पास बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना, गैल्वेनाइजेशन। ये 2-3 टर्म और हैं, इनको भी आप याद रखें। इनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 टर्म है और दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, चाहो तो इनको भी थोड़ा बहुत आप और पढ़ सकते हो। बाकी जितना भी हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा मैक्स टू मैक्स आपके पास 2 टाइप आप यहाँ से और पढ़ ले, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट की एंट्री हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि ये एग्जाम वापस से आ गया, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्विक लाइम के अंदर पानी को ऐड करूंगा, क्विक लाइम के अंदर पानी को ऐड करूंगा तो क्या बनता है, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी बाहर निकलती है। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डालूंगा, पानी डालूंगा, बीकर को हाथ लगाऊंगा, बीकर गर्म हो जाएगा भाई।
इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हो रही है, अंदर अंदर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रही है क्विक लाइम और पानी की। उसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट भी बाहर निकल रही है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास कोई फ्यूल है, जैसे मान लो मीथेन एक फ्यूल होता है भैया, मीथेन का कंबशन करूंगा तब भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी क्या है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि रेस्पिरेशन के अंदर भी है ना, जब भी हम सांस लेते हैं तो O2 गैस जाती है अंदर, हमारे अंदर बॉडी में क्या होते हैं, ग्लूकोज। तो वो O2 गैस उस ग्लूकोज का मिल के क्या होता है भैया, कंबशन टाइप चीज होती है, क्या बनता है, CO2 H2O, और साथ में क्या होगी आपके पास, एनर्जी क्या होती है, रिलीज। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी पेपर में सवाल आता है कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान रखें इस चीज को भी, है ना। उसके बाद यहां पर देखो भैया, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप किसी भी रिएक्शन में एनर्जी को दे रहे हैं तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन के अंदर आप एनर्जी दे रहे थे या तो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या बिजली की फॉर्म में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं। तो जितने भी एग्जांपल्स आपने पढ़े डीकम्पोजिशन के अंदर, वो सारे एग्जांपल्स एंडोथर्मिक के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जितने भी आपने पहले पढ़े। जैसे कि आपने पढ़ा था लाइमस्टोन, है ना, CaCO3 क्या होता है, लाइमस्टोन। इसको जब मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, क्विक लाइम, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन के अंदर मैंने हीट प्रोवाइड की है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। साथ में ये एग्जांपल है डीकम्पोजिशन का भी, इट इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। इस चीज का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा चीजें याद करने की नहीं है। ध्यान रखें, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलेज हैं, बट वो सारे केमिकल फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस के अंदर लिख दिए हैं। जो ज्यादा इस्तेमाल होंगे वो मैंने पहले लिखे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, लेड नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इन सब के फॉर्मूले आप लोग प्लीज़ याद करें। जितनी भी थ्योरी मैंने आपको कराई वो सारी थ्योरी आप लोग याद करें, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आप किसी भी स्कूल में हो, अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आ रहा है तो वो चैप्टर के अंदर जो सवाल आने वाला है वो बेसिकली इस नोट्स के बाहर नहीं आएगा। कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चंस की फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पर आपको क्लास के नोट्स तो मिल ही जाएंगे। साथ में मैं आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी साथ में हैं। तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस को, आंसर्स को ज़रूर एक बार देख लें। सब कुछ इन नोट्स के अंदर से ही होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी के पास है, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है आपके लिए, वहाँ पर आप ज़रूर अपना डाउट डालें। या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, है ना। अपनी क्लास के सभी दोस्तों से शेयर करें, या फिर नेक्स्ट सेक्शन में जो बच्चे होते हैं वहाँ पर आप शेयर करें। जितना हो सके आप इस वीडियो को फैलाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सके और हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, एनुअल एग्जाम के अंदर, या फिर किसी भी एग्जाम में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन आप लोग स्कोर कर पाएँ। मिलते हैं अगले चैप्टर के रिवीजन के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।